क़याम पाकिस्तान के बाद 12 साल तक यानी 1959 तक मुल्क पाक का दारुल हुकूमत रहने वाला शहर कायद कराची, जहां किसी ज़माने में एशिया की टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, आज खस्ता हाली का शिकार है। ये वही शहर है जिसकी अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, पोर्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को किसी ज़माने में दुनिया भर के लिए एक रोल मॉडल समझा जाता था और साउथ कोरिया जैसे ममालिक इस शहर का तरक्याती मॉडल स्टडी करके अपने मुल्कों में लागू करते थे। मुख्तसरन ये शहर अमन का वो गहवारा था जहां मुल्क के तूलो अर्ज़ से आकर लोग बसते और अपना मुस्तकिल मस्कन बना लेते। तहम ये वो शहर बन गया कि जिसका ज़िक्र आलमी रिपोर्ट्स में उस वक्त किया जाता जब दहशतगर्दी, गैंगवार और भत्थाखोरी का तज़किरा होता। पिछली दिहाई की ही बात है कि सेफ सिटी इंडेक्स में कराची का नंबर नीचे से टॉप पर हुआ करता था, यानी इस शहर को दुनिया का बदअमन तरीन शहर करार दिया जाता था। गो कि आज बहुत हद तक शहर कायद को बेअमनी जैसे नासूर से तो साफ करा लिया गया, लेकिन इस सारे अरसे में कुछ ज़रबें कराची पर ऐसी भी लगीं जो मुस्तकिल ज़ख्म छोड़ गईं। इन्हीं में से टॉप मोस्ट है कराची का अबतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेररिज्म, गैंगवार, करप्शन और अशराफिया की नाअहली और अदम तवज्जो का शिकार होकर मुरझा गया। बावजूद इसके कि इस शहर के बासी आज भी इस शहर की तामीर व तरक्की के लिए अपने तई जुटे हुए हैं। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आज भी पाकिस्तान के कुल GDP का 1/3 यानी 25% से ज़्यादा हिस्सा कराची ही प्रोड्यूस करता है। मुल्क की 95% पोर्ट एक्टिविटीज़ भी यही शहर मैनेज करता है और 30% से ज़ायद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी। मज़ीद ये कि मुल्क पाक के सरकारी ख़जाने का 70% से ज़ायद शेयर भी इसी अकेले शहर से जमा किया जाता है। तहम इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद हाल कराची का ये कर दिया गया है कि आज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लो एबिलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पाकिस्तान के 173 मेट्रोपॉलिटन शहरों की फहरिस्त में नीचे से 3rd नंबर पर है, यानी 170 के मार्क पर। कराची से नीचे खाना जंगी का शिकार रहने वाले ममालिक लीबिया और शाम के दारुल हुकूमत ट्रिपली और दमिश्क का ही नंबर है। इससे वाज़ेह है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आज उन शहरों की फहरिस्त के साथ मुआज़ने में आता है जहां जंगों ने तबाही फेर दी। इसी बात को वर्ल्ड बैंक ने कुछ इस तरह मेंशन किया कि कराची में बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजेशन, वीक अर्बन प्लानिंग और इनएक्विलिटी के बायस मायार ज़िंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है, इसका अंदाज़ा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक कराची के छोटे बड़े आलमोस्ट 2000 रोड्स में आधे से ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के मुतअद्दिद नुकसानात हैं। एक तो ये कि कराची की बंदरगाहों से निकलने वाले तिजारती सामान की गाड़ियाँ जिन्हें मुल्क के तूलो अर्ज़ में पहुँचना होता है, वो ख़राब रोड्स पर ट्रैफिक जाम के बायस घंटों कराची में ही मुक़य्यद होकर रह जाती हैं, जिससे फ्यूल कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ने से दरामदी अशिया महंगी हो जाती हैं और माल बरदार गाड़ियों के लेट होने के बायस सप्लाई चेन अलग मुतासर होती है। ख़राब रोड्स पर घंटों तवील ट्रैफिक जाम का ये वाहिद नुकसान नहीं, बल्कि शहरी पूरे तरीके से अलग मुतासर होते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा से लेकर दफातर जाने वाले शहरियों तक, मरीज़ को ले जाती एम्बुलेंस तक और जराइम की रोकथाम के लिए निकलने वाली पुलिस गाड़ियों समेत कोई भी बर वक्त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे ज़ाहिर है तालीम, सेहत, आमदन समेत शहर की मजमूई प्रोडक्टिविटी अलग मुतासर होती है और जराइम में इजाफ़ा अलग। इन सब मुहर्रिकात का नतीजा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की उन रिपोर्ट्स की सूरत में निकलना लाजिम है जो अभी हमने आपसे शेयर की, कि जिनके मुताबिक कराची के ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर को
ابتر معیار زندگی کی بنیاد قرار دیا گیا۔ خود حکومت سندھ کی جیکا رپورٹ جو 2009 سے 12 تک جاپانی کمپنی کی سرپرستی میں تیار کی گئی، اس میں بھی کراچی کے انتہائی خستہ حال انفراسٹرکچر کا اعتراف کیا گیا اور ٹرانسپورٹنس پلان بھی تیار کیا گیا، جس کے مطابق کراچی میں 113 کلومیٹر طویل 6 کوریڈورز پر مشتمل میٹرو بس منصوبہ بنایا جانا تھا۔ تاہم عدم فنڈنگ کے باعث یہ پروجیکٹ 2014 میں شروع ہوا، 2 سال بعد، اور وہ بھی آدھا ادھورا۔ ایک کوریڈور کنسٹرکشن یعنی گرین لائن کی ذمہ داری وفاقی حکومت نے اٹھا لی اور دوسرے کوریڈور اورنج لائن کی ذمہ داری سندھ حکومت نے اٹھا لی۔ یہ منصوبے تو کسی نہ کسی طریقے سے سست روی کے ساتھ 8 سال بعد مکمل ہو گئے، تاہم باقی 4 کوریڈورز کو تو شروع کرنے کے لیے حکومت نے فنڈنگ پلان بھی بجٹ میں منظور نہیں کیا۔ البتہ سندھ حکومت نے ایک کام ضرور کیا، باقی کوریڈورز کی فنڈنگ کے لیے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینکس کے پاس چلے گئے، چونکہ ظاہر ہے انہی اداروں کی رپورٹس میں کراچی کی تباہ حالی کا ذکر تھا، سو امید تھی فنڈنگ مل جائے، اور یہ فنڈنگ پھر مل بھی گئی۔ یوں کراچی بی آر ٹی کے مزید 2 کوریڈورز ریڈ لائن اور یلو لائن کی بنیاد 2019 میں ہی ڈل گئی۔ ریڈ لائن کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سمیت دیگر 2 عالمی اداروں نے $503 ملین فنڈنگ کا اپروول دے دیا۔ تاہم یہ منصوبہ سندھ حکومت کی سست روی کے باعث 2022 میں یعنی 3 سال بعد جا کر شروع ہوا۔ البتہ اس ٹائم لائن کے مطابق بھی ریڈ لائن کوریڈور اسے 2025 تک میکسیمم مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ تاہم یہ منصوبہ مکمل کیوں نہ ہو سکا، اس کا اندازہ یوں ہی لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ حکومت نے دسمبر 2025 کے بعد بھی جب 4 ماہ گزر گئے، یعنی اپریل 2026 میں یہ نتیجہ نکالا کہ جس کانٹریکٹر کو ریڈ لائن کوریڈور کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا وہ کانٹریکٹر ہی نہیں ٹھیک، اس لیے کنٹریکٹ ہی نئے سرے سے دوبارہ ایشو کر دیا گیا۔ یعنی اب کب کام دوبارہ مکمل طریقے سے شروع ہو اور کب ختم، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 26.5 کلومیٹر طویل وہ ریڈ لائن کوریڈور منصوبہ جسے ابھی تک روزانہ 3 لاکھ شہریوں کی آمد و رفت اور آسانی کے لیے فعال ہو جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک آسانی تو دور شہریوں کی پریشانی کا ہی سامنا کیے بیٹھا ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے نام پر ارد گرد کی سائٹ سیل ہیں۔ ریڈ لائن ہی کی طرح یلو لائن کوریڈور کی بھی کہانی ہے، چونکہ اس کی فنڈنگ بھی 2019 میں ہی ورلڈ بینک کی جانب سے منظور کر لی گئی تھی۔ یلو لائن کوریڈور کو داؤد چرنگی سے نمائش چرنگی تک تعمیر کیا جانا تھا۔ یہ لگ بھگ 22 کلومیٹر طویل ٹریک تھا۔ اس پروجیکٹ کے لیے $439 ملین کی رقم طے کی گئی تھی، جس میں سے لگ بھگ 90% حصہ ورلڈ بینک نے ڈالنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بھی روزانہ 2.5 سے 3 لاکھ شہریوں کو میٹرو بس سروس کی سہولت ملنی تھی۔ متوقع تھا کہ یہ پروجیکٹ 2024 تک مکمل کر لیا جاتا، تاہم مقامی حکومت کی سست روی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ پر پراپر کام ہی 2024 میں شروع کیا گیا، یعنی اس وقت کہ جب اس پروجیکٹ کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ خود ورلڈ بینک نے بھی 2023 میں ایک رپورٹ شائع کر کے یلو لائن منصوبے پر سست روی دکھانے پر سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ چونکہ ظاہر ہے ورلڈ بینک ہی فنانسر تھا تو ان کی بات بھی اہم تھی، تب ہی کہیں جا کر یہ پروجیکٹ اگلے سال بمشکل شروع ہو پایا۔ لیکن جب شروع ہوا تو مہنگائی کے باعث اس پروجیکٹ کی لاگت ہی کئی فیصد بڑھ گئی۔ جہاں 2019 کے پلان کے مطابق یلو لائن کو صرف 61 ارب روپے میں مکمل ہونا تھا، 2024 تک اس کی کمپلیشن کاسٹ 120 ارب روپے سے زائد بڑھا دی گئی۔ اس کاسٹ کے ساتھ بھی یہ پروجیکٹ 2 سے 3 سال میں مکمل ہونا متوقع تھا، تاہم اب 2026 آ گیا ہے اور اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کی خبریں دور تک بھی نہیں۔ البتہ یہ ضرور کیا گیا اس سال کہ سندھ حکومت نے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی لاگت ایک دفعہ پھر بڑھا دی، جو کہ 2019 کی نسبت روپے میں 191% زائد ہے، یعنی فرام 61 بلین in 2019
to 174 बिलियन रुपीस इन 2026 और डॉलर की मद में 2019 की निस्बत 45% से ज़ायद इजाफा कर दिया गया। अब ये प्रोजेक्ट इतना लेट और महंगा क्यों हुआ? इस मुतालिक सिंध हुकूमत की बात का खुलासा ये है कि वो वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे कराची के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को जदीद बनाने का प्लान सोचते रहते हैं, वैसे वैसे येलो लाइन मंसूबे के ओरिजिनल प्लान तब्दील करते रहते हैं और यूं इसकी कंप्लीशन में देरी आती रहती है। यानी इस येलो लाइन मंसूबे का प्लान अभी तक बनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ 2019 में किया जाना था। सिंध हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि वो येलो लाइन के ट्रैक में मज़ीद स्टेशन बना रहे या मज़ीद बसेस ख़रीदना चाहते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए मंसूबे की कीमत बढ़ाई गई। इन पॉइंट्स पर तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक्नॉलेज किया और फंडिंग बढ़ाने की मंजूरी दी। ताहम वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल, माहौलियाती और मैनेजमेंट मसाइल की भी भरपूर निशानदेही की है, जो इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने और इल्तवा होने की वजूहात हैं। गो कि वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में सिंध हुकूमत पर येलो लाइन कॉरिडोर्स कंस्ट्रक्शन में बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया और टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज़ जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। ताहम इस प्रोजेक्ट में मसाइल की बुनियादी वजूहात यानी करप्शन और नाअहली की ख़बरें पाकिस्तान में ज़ोरों से गर्दिश कर रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है ज़मीर अब्बासी की, एक 19वें ग्रेड के अफसर की, जिन्हें सिंध हुकूमत ने येलो लाइन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा रखा था। इनका काम तो था कि ठेकेदारों से बर वक्त काम करवाकर इन्हें पेमेंट क्लियर करने और साथ में इन ठेकेदारों से बैंक गारंटीज़ लेना, ताकि अगर कल को प्रोजेक्ट क्वालिटी में मसाइल आएँ या ठेकेदार प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ दें तो इन बैंक गारंटीज से हुकूमती नुकसान को पूरा करे। अब चूँकि ज़मीर अब्बासी एक सीनियर ऑफिसर हैं, सिंध में अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं, इसलिए तय था कि इन्हें प्रोजेक्ट के मुकम्मल प्रोसेस का बखूबी अंदाज़ा है। ताहम मुबैना तौर पर उन्होंने अपनी 2 दहाई के करीब सर्विस के तजर्बे के बिल्कुल मुखालिफ काम किया और बैंक गारंटीज़ लिए बग़ैर ही ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए की अदायगियाँ कर दी, 8.5 बिलियन रुपीस। इस खबर का इंकशाफ पिछले माह उस वक्त हुआ था जब सिंध हुकूमत के अपने ही अफसर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने येलो लाइन प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों के मुतालिक इंक्वायरी करने की दरख्वास्त की। रिपोर्ट में सामने आया कि ठेकेदारों को जब एडवांस रकम किसी बैंक गारंटी के बगैर मिल गई तो इससे इनकी फाइनेंस कॉस्ट तो कम हुई, इन्हें माली फ़ायदा तो हुआ, ताहम सिंध हुकूमत को 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नतीजतन जब एक इब्तदाई इंक्वायरी में करप्शन के आसार वाज़े हुए और ख़बर मीडिया की जीनत बन गई तो एंटी करप्शन सिंध ने भी बिलाखिर ज़मीर अब्बासी और प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर जुमन दास के ख़िलाफ़ केस ही कर दिया और लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया। गो कि ये प्रोसेस शुरू तो हो गया और ज़मीर अब्बासी कानून की तहवील में हैं, जबकि दूसरा मुलजिम फ़रार है। अलबत्ता ये प्रोसेस कितना सुस्त रवी का शिकार है, इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता पेशी पर अदालत ने डीजी एंटी करप्शन सिंध को अदालत में बाकायदा बुलाकर डांट पिलाई कि इन्वेस्टिगेशन क्यों इतनी स्लो है। इस मौके पर इन्वेस्टिगेशन अफसर ने अदालत को बताया कि इब्तदाई शवाहिद मिल गए हैं जो जुर्म साबित कर रहे हैं, मज़ीद एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि ज़मीर अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट की सुस्त रवी पर तशवीश थी और इसकी एक वजह ठेकेदारों को बर वक्त अदायगी ना कर पाना थी, इसलिए उन्होंने बैंक गारंटी के बगैर ठेकेदारों को पेमेंट कर दी ताकि येलो लाइन बस मंसूबा जल्दी मुकम्मल कर दिया जाए। इस बुनियाद पर इनके वकील ने अदालत से ज़मानत और केस खारिज करने की दरख्वास्त भी कर डाली। ताहम इब्तदाई सबूतों के पेश नज़र अदालत ने ज़मीर अब्बासी की ज़मानत की दरख्वास्त मुअत्तल कर दी। वाज़ेह है कि BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट सिंध में करप्शन और नाअहली की वाहिद मिसाल नहीं है, बल्कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की मुबैना 21.5 अरब की करप्शन, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध का 500 मिलियन से ज़ायद मालियत की
6 एकड़ सरकारी ज़मीन को रेगुलराइज कर देना, और इस जैसी दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि सिंध में करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी है। अभी गुज़श्ता माह ही सिंध में 2.5 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन का वीट स्कैंडल भी सामने आया, लेकिन आवे का आवा यूं ख़राब है कि जिस एंटी करप्शन सिंध बॉडी का काम इन सब मामलात को देखना है, इनका अपना हेडक्वार्टर जिसकी तामीर का टेंडर 2022 में निकाला गया और जिसे 42 करोड़ की मालियत से 15 माह में मुकम्मल किया जाना था, यानी 2023 में, वो प्रोजेक्ट आज तक यानी 4 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कराची BRT की तरह 42 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 अरब रुपए कर दी गई है, यानी 250 करोड़, जबकि अभी तक ओरिजिनल प्लान में तय किए गए 8 में से सिर्फ 2 फ्लोर्स ही तामीर किए गए हैं। यानी जिस इदारे का काम है ही सिंध में नाअहली और करप्शन का एहतसाब करना, वही इदारा जो कि येलो लाइन प्रोजेक्ट के मुलजिम ज़मीर अब्बासी की करप्शन पर तहकीकात कर रहा है, इसका अपना ही हेडक्वार्टर अभी तक मिसमैनेजमेंट और माली बेज़ाब्तगी के बायस इल्तवा का शिकार है। इसी तरह सिंध में सरकारी अफसरान की रिहाइश के लिए GOR1, GOR2, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिस को रीफर्निश करने के वक्त भी तय करदा टाइम फ्रेम से ज़्यादा वक्त लगाया गया और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई, जो कि जाहिर है कि टैक्स पेयर मनी पर ही बोझ था। ये कहानी सिर्फ कराची के 5 किलोमीटर रेडियस की है, जहां CM ऑफिस, एंटी करप्शन ऑफिस और GORs मौजूद हैं। पूरे सिंध में सूरत हाल क्या है, जिसका रकबा 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद है? ये सवाल फिर कभी के लिए